चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले रिलैक्स हो जाइए सब लोग, इत्मीनान से देखिए। पूरा 1.5 आवर्स तक हम करेंगे और एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करेंगे। देखिए ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। नहीं, क्या कर रही हैं, ध्यान से देखिए, एकदम अलर्ट मेरी ओर देखिए। मैं एकदम फोकस रहता हूँ ऑफलाइन पे ही। ये तो पैसिव रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सब लोग को देखता रहता हूँ, बात भी करता रहता हूँ, क्वेश्चंस भी करती, तो पैसिव रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको कल पास्ट ईयर्स करा रहा था, पास्ट ईयर्स करा रहा था, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए थे, ये दोनों क्वेश्चन हो गए थे ना बेटा, हुए थे कि नहीं हुए थे। अब आप आज जो है वो इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे चलिए, आराम आराम से देखिए। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। पांच, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। कुछ फिजिकल पैरामीटर्स दिया है और पूछ रहा है किसका डायमेंशन सेम है, किसका डायमेंशन सेम है, ठीक है ना। तो अब कोशिश देखिए, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कितनी कितनी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी बाई वॉल्यूम ये होगी एनर्जी डेंसिटी। और ये देखिए, बताइए कौन बताएगा इसको, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कर लिया आपने, कौन कौन बता देगा, कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, किसका जो है डायमेंशन सेम है, कौन कौन बताएगा। हाँ, आंसर दिया नहीं ना है इसमें। हाँ तो निकाल दिया आपने, तो बताइए। चलिए ठीक है, बताइए क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट है एनर्जी डेंसिटी, इसको चेक कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना बेटा। तो ये तो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, डायमेंशनलेस। इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, डायमेंशनलेस। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखिए, फोर्स इनटू एरिया, तो फोर्स को तो आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, और एरिया को भी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे फोर्स इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वर्क। फोर्स इंटू लेंथ किसका डायमेंशन हो जाएगा, वर्क का। और एरिया इंटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, वर्क बाय वॉल्यूम ये भी आ रहा है, और वर्क बाय वॉल्यूम ये भी आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है ना। इसका फिजिकल पैरामीटर इसका सेम डायमेंशन होगा, वो ये है, ठीक है। देखिए इतना लंबा चौड़ा मैंने पढ़ाया, एक एक बात डिटेल में बताई, एक एक बात घुस घुस कर डिस्कस किया। आप लोग बोल रहे हैं सब सारी बातें समझ में आई, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस उससे बहुत कम लेवल पे होंगे, क्वेश्चंस उससे बहुत कम लेवल पे होंगे। इसके बाद एक वो भी आती है, क्या कहते हैं, तैयारी की जस्ट पहले इतनी मोटी बुकलेट होती है सिर्फ क्वेश्चंस की, जब उसको कर लेंगे तो नीट का पेपर जितना तेज हम करते हैं उससे भी तेज करेंगे आप। क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं आते हैं, यही आईआईटी में भी है। जो आप शीट फॉलो कर रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चंस तो उससे बहुत आसान होंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। एरर जो है मेजरमेंट इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है, 2% है। बात समझ में आ रही है। द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, हाँ उठाइए, कौन कौन कर लेगा, हाँ उठाइए, सबको करना चाहिए भाई। हैं, एरर एरर इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर 2% है, तो एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो, खड़े होकर बताओ तुम। हाँ इजी है तो बताना पड़ेगा ना, इजी से क्या होता है, कैसे। अच्छा, आंसर तो सही है। ऐसे मान लिया आप बोल रहे हैं कि देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, सुनो, वॉल्यूम क्या होता है, ऐसे बोलो ना। आंसर केवल ना बताइए कि 8 हो जाएगा, उसको पूरा डिटेल में बताइए, बैठ जाइए, वेरी गुड। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। यही ना वॉल्यूम होता है स्फीयर का, है। मान लीजिए एक दो बच्चे कर ले रहे हैं, 4 5, सबको एक बार समझाना है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ये वॉल्यूम होता है बेटा।
तो अब आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा, तो 3 डेल्टा आर बाई आर, यही ना होगा बेटा, बोलो 3 डेल्टा आर बाई आर। अब आपको परसेंटेज एरर दिया है, एरर जो दिया है परसेंट में दिया है, यानी परसेंटेज एरर दिया है 2%, तो एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो ये भी परसेंट में आंसर भी दिया है, तो यानी कि परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी है, 2%, तो 2% जब इसको जब 2% पुट कर देंगे, इसको जब 2% पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6%। बात समझ में आ रही ना? एक बात मैं आपसे बता रहा हूं, एकदम ठीक से आप लोग समझ रहे हैं, सच बता रहा हूं, पास्ट ईयर्स कर रहे हैं तो आप लोग को आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग खटाखट आंसर दे रहे हैं, तो अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? बहुत सी तो कोचिंग्स केवल पास्ट ईयर लगा के ही चलती है, केवल बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड छोड़ दिए, तो पास्ट ईयर से करा दिया तो बहुत हो गया, थ्योरी पढ़ाई पास्ट ईयर पढ़ा दिया, सर ने नीट का सवाल लगाया, सर ने आईआईटी का सवाल लगा दिया, ऐसे करके हो जाता है। तो अगर इतना थोरो कर रहे हैं तो ना का कोई प्रश्न ही नहीं है। तुम क्लियर हो बेटा, एकदम 100% क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो। तो अब कमेटी से हटाना पड़ेगा, आप लोग जवाब दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज दिस, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, बताइए क्या होगी, हैं? सेकंड आंसर आप निकाली हैं, बोलिए सेकंड निकालिए, चलिए हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट बोलिए नहीं, हम चेक कर लेते हैं। m पे पावर a है तो a की वैल्यू अगर 1 है, और l पे पावर b -1, l पे पावर b की वैल्यू अगर -1 है तो l पे पावर -1, और t पे पावर c, और c की वैल्यू अगर -2 है, बात समझ में आ रही ना? तो कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज दिस, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, तो आप लोग के अनुसार आंसर ये है, आप लोग के अनुसार आंसर ये है। प्रेशर है अगर ऐसा है तो चेक कर लेते हैं, तो अगर ऐसा है तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे आएगी, ठीक है ना? अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही ना प्रेशर होता है। तो प्रेशर का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, फोर्स का क्या होता है, mlt -2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का l²। बात समझ में आ रही है? तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा l -1 और t -2, तो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, l -1 और t -2, तो देखिए l -1 और t -2, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, एकदम सही जवाब, लेकिन आप लोग को पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे समझ रहे हैं ना? तो अब आप बताइए, आप खुद ही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो बिना बिना क्लियर हुए लगा रहे हैं, क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, आप ही करना है, बिना क्लियर हुए लगा रहे हैं, बोलिए। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ दिस वेयर दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायमेंशन पूछ रहा है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनिए, क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं, नहीं समझ में आया तो देखिए बीच में, द डायमेंशन ऑफ दिस, इसका डायमेंशन पूछ रहा है, इस फैक्टर का डायमेंशन पूछ रहा है, जहां E0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो सुन लीजिए, एग्जाम आप नीट कर देंगे जब आप 12th पास कर जाएंगे, तब देंगे ना, 12th पास कर, जब आप 12th पास कर जाएंगे तो ये सब फर्स्ट चैप्टर में बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी, और 9th-10th में भी बताता है, सुनिए 9th-10th में भी बताता है। देखिए जैसे मान लीजिए कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² होता है। ये तो सबके सिलेबस में है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 9th-10th में है कि नहीं? 9th तो भूल गए, तो ये सबके सिलेबस में है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, ये है सबके सिलेबस में?
आईसीएससी का कौन बच्चा है यहाँ? एक मिनट, आईसीएससी कोई बच्चा है? आईसीएससी कोई बच्चा नहीं है, तुम आप हैं, ये सिलेबस में है कि नहीं? एक मिनट चुप रहिए। हो भी सकता है 0.01% सिलेबस में ना हो, ठीक है ना, हो भी सकता है, तो मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए, ऐसा है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, कूलम्स लॉ है कि नहीं सिलेबस में आपके? कूलम्स लॉ है कि नहीं? तो कूलम्स लॉ ही तो है ही, और क्या है? खिसकिए पहले, पहले गैप बनाइए, गैप बनाइए पहले, और अलर्ट होकर एकदम ध्यान से देखिए। कूलम्स लॉ आपके सिलेबस में है कि नहीं 9th में? नहीं है, सिर्फ सिंबल है। तो अब सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले। कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब भी दो चार्ज हैं, जब भी दो चार्ज हैं Q1 Q2, अगर दो चार्ज Q1 Q2 R दूरी पे हैं, गौर से देखो भाई, जब सेकेंड ईयर पढ़ लीजिएगा तो ये सब बात एकदम आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगी। जैसे आप क्या कहते हैं एप्साइल, क्या कहते हैं, मोमेंटम जानने लगे, फोर्स जानने लगे, तो एप्साइल नॉट भी जानने लगेंगे, क्योंकि पहले ही चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट का यूज होगा, थ्रू आउट सेकेंड ईयर चलेगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपको काम भर का समझा दे रहा हूँ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, मतलब अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव होगा, चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव होगा। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा कूलम्स लॉ के अनुसार, ये फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ है। इतनी बात आप जान लीजिए। बात समझ में आ गई ना? बात क्लियर हो गई? अब इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और ये इसी को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, और ये है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट होता है, और म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो ये सब बात बहुत ऑब्वियस सी लगेगी आपको, इस टर्म का कई बार इस्तेमाल कर लेंगे, अभी नई बात है, आप इतना समझ लीजिए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इसका डायमेंशन आपको निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज स्क्वायर का डायमेंशन बाई फोर्स इंटू R स्क्वायर का डायमेंशन। बात समझ में आ गई ना? इसको वहां ले आइए, इसको यहां ले आइए। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन फोर्स इंटू R स्क्वायर का डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना सीख गए आप लोग? सीख जाएंगे, बोलिए सीख गए। तो अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको पता है, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, आप ही ने बताया था, हमको ठीक से याद है, पहला दूसरा क्लास था, तो फील्ड मैंने पूछा तो फील्ड आपने बढ़िया समझा दिया। तो फील्ड तो आपके सिलेबस में पक्का होगा, पक्का होगा 19 में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स बाई चार्ज। क्या होती है? फोर्स बाई चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होगा? देखिए गौर से देखिए, यहां पर हाफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का क्या है? Q स्क्वायर बाई F इंटू R स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? Q स्क्वायर बाई F इंटू R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, और इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स स्क्वायर बाई चार्ज स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर ना है, बोलो भाई। तो फोर्स स्क्वायर बाई चार्ज स्क्वायर। तो अब आप देखिए, फोर्स स्क्वायर ऊपर से और साथ में फोर्स स्क्वायर नीचे से, एक मिनट रुक जाइए, चार्ज स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया, चार्ज स्क्वायर कट गया, और फोर्स का एक कट गया, एक बाकी रहा, एक बाकी रहा, फोर्स एक कट गया है ना। तो F इंटू R-2 का डायमेंशन हो जाएगा, F इंटू R-2, ठीक है ना? ठीक है, F इंटू R-2 का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? तो ये आपका ये क्या हो गया? F बाई क्यू। तो F बाई क्यू यानी F स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा? Q स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर, तो Q स्क्वायर कट गया, और F एक F से कट गया, तो F बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो F बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन आप निकाल लेंगे। क्या आंसर आ रहा है?
थर्ड वाला आ रहा है ना? तो एफ कितना होगा? एफ कितना होगा? एम एल टी माइनस टू एफ होगा। और आर स्क्वायर कितना होगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर होगा ना बेटा? तो इसका फर्दर डायमेंशन आ जाएगा एम एल पे पावर -1 और टी पे पावर -2। एम एल पे पावर -1 और टी पे पावर -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे? बात समझ रहे ना? अब एक बात और भी देखिए कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। सुन लीजिए, जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपको बहुत आसानी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मतलब एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी यही डायमेंशन होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप जैसे मान लीजिए इतना आप साइलेंट नॉट और ये सब निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो चूंकि आप एप्सिलॉन नॉट ही नहीं जानते हैं, ठीक है ना, आप कूलम्स लॉ ही नहीं जानते हैं, ठीक है ना, आपके अनुसार वो 9th-10th में नहीं था, तो इसलिए मैंने शुरू से सब कुछ बताया। नहीं तो वैसे जब बच्चे आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय तक आप सेकेंड ईयर पढ़ चुके होंगे। तो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ही आप पढ़ेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इन स्क्वायर क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको ये पता होगा एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होती है? फोर्स इंटू एल, फोर्स इंटू एल, यही ना होती है एनर्जी। एनर्जी या वर्क का एक ही डायमेंशन है। और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एल क्यूब, एल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? एफ बाई एल स्क्वायर, वही डायमेंशन आ गया ना? वही आ गया कि नहीं आ गया जो पहले था? आ गया ना बेटा? बोलो। तो आप देखकर खट से तीसरा मार देंगे। अब बात क्लियर हो गई? स्पष्ट है? हैं? आज चेहरे उतने स्माइल नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? वो तो कर रही है। हाँ, एकदम कंफर्टेबल रहिए, एकदम हर सेशन को पूरी तरीके से एंजॉय करिए, तभी लर्निंग अच्छी होती है। ये नहीं कि उदास हो के आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रसन्न रह के आप ज़्यादा अच्छा याद कर लेंगे बातों को। अब आप देखिए अगली चीज, देखिए अगला चीज क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम। अ स्टूडेंट मेजर कर रहा है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का फ्री फॉल मेजर कर रहा है, एक बॉडी को फ्रीली फॉल कराता है और उसके मेजरमेंट्स करता है एक बच्चा, यही कह रहा है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है इसमें, जबरदस्त बात है। बोलिए, कोई बहुत टेक्निकल बात है? नहीं ना है। एक बच्चा फ्री फॉल कर रही है बॉडी, उसको मेजर कर रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी। इस डाटा की मदद से वो जी की वैल्यू निकाल रहा है कि जी कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान ली इनिशियल वेलोसिटी चेक मेजर कर लिया, फाइनल वेलोसिटी मेजर कर लिया, टाइम मेजर कर लिया, डिस्टेंस मेजर कर लिया फ्री फॉल का, ठीक है ना। इसकी मदद से वो जी निकाल रहा है, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन उस बॉडी पे लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींचती है, उसी को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? तो अब आप देखिए, द इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर दिस एंड दिस। जब वो डिस्टेंस मेजर करता है तो उसमें एरर कितना आता है? E1 का। और जब वो टाइम मेजर करता है तो ये मिसप्रिंट हो गया है, एरर आता है E2 का। जब वो डिस्टेंस मेजर करता है तो एरर आता है E1 का, और जब वो टाइम मेजर करता है तो एरर आता है E2 का। ये बात सब लोग समझ गए? बोलो भाई। 100% समझना, 99.9% नहीं। और 100% समझ के भी आप 20 डेज में एक टॉपिक कर रहे हैं, आप फर्स्ट और लास्ट वीडियो देख लीजिए। अब क्या चाहिए? इसके बाद आपका बचा है एनालिटिकल, वो हम कल करा देंगे, आपका खत्म। रिवाइज करिए, जो आपका एलन का टेस्ट आ रहा है उसमें टॉप रैंक मारिए। यही इतना करना है ना, यही इतना करना है ना, करिए। अब देखिए, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जीज, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जीज। तो आप जानते हैं जी क्या होता है? जी किसके बराबर होता है?
हैं? अरे वो तो आप वैल्यू जानते हैं, लेकिन जी के अंदर एरर क्या होगा? अगर लेंथ के अंदर एरर ये है और टाइम के अंदर एरर ये है, लेंथ के मेजरमेंट में एरर इतना है, टाइम के मेजरमेंट में एरर इतना है, तो जी के मेजरमेंट में एरर कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो जी क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि एल टी माइनस टू। जी क्या है? एक्सेलरेशन, यानी एल टी माइनस टू, यही ना है? बोलिए। तो अगर जी को आप लिखेंगे तो जी बराबर एल बाई टी स्क्वायर, यही ना लिखेंगे? बोलिए। तो अगर हमको निकालना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर इस तरह का इक्वेशन होता है तो फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाता है? बोलो। फ्रैक्शनल एरर कितना होता है? डेल्टा एल बाई एल और प्लस ट्वाइस टाइम डेल्टा टी बाई टी, यही ना होता है? यही कॉन्सेप्ट बताए थे ना? बोलो। अब आपको फ्रैक्शनल नहीं परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? E1। और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू दिया है E2, दिया है ना? परसेंटेज एरर इतना है। बोलो भाई, एकदम फील आ रहा है चीजों का? 100% फील आ रहा है ना? हाँ तो बस, तो सबको उस तरह से रेजोनेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पूरा 100% मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है ना? बाद में कोई नहीं कहेगा कि ये बात नहीं समझ में आई। जो कहना है डायरेक्ट मुझसे कहना, तुरंत कहना है। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, तो ये हो गया E1 और प्लस ट्वाइस E2। कोई ऑप्शन है? कहाँ गया? E1 प्लस ट्वाइस E2, ये आप मार देंगे घप से और टप से आपको नंबर मिल जाएगा। घप से मारेंगे, टप से नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए, पहले रिलैक्स हो जाइए एकदम, तब आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। जब घड़ी देख देख के बच्चा पढ़ता है, अरे एक सवाल लगाए, अरे 10 मिनट हुआ, अरे 5 मिनट हुआ, तब कुछ नहीं होता है। उसमें एकदम इन्वॉल्व होना सीखिए। कब घंटे 2 घंटे होश नहीं रहेगा, तब लर्निंग अच्छी होगी, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? देखिए, यहां से दिल्ली जाना है तो दो तरीका है, दो तरीके से लोग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जाते हैं कि 10 किलोमीटर गए, खिड़की कहाँ पहुंचे, कितना टाइम हुआ, कहाँ पहुंचे, कितना हुआ। तो यहाँ से दिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिल्ली जाने के पहले सब कुछ सोच लेते हैं, जाएंगे तो कब उतरेंगे, किससे पहले मिलेंगे, क्या क्या काम कब निपटाएंगे, कब घूमेंगे, सब प्लान कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो जैसे बस में बैठे, जैसे ट्रेन में बैठे, तो कान में गाना लगाए या नॉवेल लिए, और नॉवेल खत्म हुई, दिल्ली पहुंच गए। बीच में एक आध बार ध्यान टूटा तो कुछ खा पी लिए, बस। वो कंफर्टेबल रहते हैं वो लोग, ठीक है ना? अब आप देखिए, उसी तरह से तैयारी में भी करिए, 2-2 मिनट पलट के ना देखिए। एक चैप्टर पूरा प्लान कर लीजिए, वो खत्म हो जाए, सवाल लग रहा है, बात खत्म। अच्छा, अब ये देखिए, द डायमेंशन ऑफ दिस आर, द डायमेंशन ऑफ दिस आर, इसका डायमेंशन पूछा है, कैसे निकालेंगे? हाँ, एप्सिलॉन नॉट बताया था, और म्यू, हाँ, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट बताया था मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बताया था ना? तो या तो उस तरीके से सबका डायमेंशन पुट करिए और निकालिए, या तो वैसे करिए। मैंने बताया था ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसका डायमेंशन निकालना सिखा दिया था। और फिर ये आपको बताया था एक और टर्म है म्यू नॉट, जिसको कहेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वो इलेक्ट्रिसिटी का ही, एप्सिलॉन नॉट का ही मैग्नेटिक भाई है। भाई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशन है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था, ठीक है ना? अभी जब पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़िया समझ जाएंगे तो 70% मैग्नेटिज्म आपको आएगी, 70%, बस लेट करना होगा, ठीक है ना? तो अब एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने बता दिया था कि फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट बता दे रहे हैं। म्यू नॉट में मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये पक्का है 9th 10th में, मुझे ध्यान आ रहा है।
अच्छा अब आप देखिए, ये साइन थीटा तो कांस्टेंट है और म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। डीएल स्मॉल लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, डीएल स्मॉल लेंथ है, आई करंट है एम्पियर में, और फोर्स क्या है, फोर्स का आपको डायमेंशन पता है, तो म्यू नॉट का डायमेंशन यहां से आप निकाल सकते हैं। म्यू नॉट बराबर फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डीएल। बात समझ में आ रही ना, तो आप निकाल लेंगे, तो यहां पुट करेंगे, फिर आपका डायमेंशन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये लंबा तरीका है, ये क्या है, लंबा तरीका है। जिस समय तक आप नीट का एग्जाम देंगे उस समय तक आप सेकेंड ईयर कर चुके होंगे, तो जब सेकेंड ईयर कर चुके होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आपको दिखाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 1/√μ0 E0, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ0 E0। ये आप सेकेंड ईयर में तब तक पढ़ चुके होंगे, तो आप इतना लंबा निकालने मत जाइएगा, ये आपको पता होगा। तो ये पता होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, μ0 E0 पे पावर -1/2 आ गया ना, -1/2। और यहां क्या दिया, वही ना दिया है, -1/2। यानी इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, लाइट के डायमेंशन के बराबर, और लाइट की स्पीड के डायमेंशन के बराबर, लाइट की स्पीड के डायमेंशन के बराबर। और लाइट की स्पीड क्या है, LT-1, LT-1। तो LT-1 कहीं है, थर्ड ऑप्शन है, ढप से मारेंगे टप से आपको आंसर मिल जाएगा। अब जितना देर बताने में 2-3 मिनट लगा मुझे, तो समझाने में शुरू में टाइम लगेगा ही ना, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो एकदम रिफ्लेक्स में आप देखेंगे, 2-3 सेकंड में मार के आगे बढ़ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। जब एग्जाम देते समय देखेंगे तुरंत लाइट है LT-1, ऐसे मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहली बार तो धीरे धीरे समझाना पड़ेगा ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिकम एफर्टलेस। ये आप जानिए, जो एफर्टलेसली लोग मारते हैं ना, जो बता रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है 501 सेकंड में स्टंपिंग कर दिया, तो पैदा होते ही कर दिया था, बोलिए, वैसे स्टंपिंग करते 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 रिफ्लेक्स में उसकी चीजें थी, रिफ्लेक्स में थी। स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी 10⁻³ सेकंड, उसी में कभी बेस्ट आ गया होगा रिकॉर्डिंग में, है ना, ऐसे। तो ये सब भी ऐसे लगेगा, है ना। बात समझ में आई, बोलो भाई, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझिए। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीरियस सिस्टम ऑफ यूनिट इज दिस, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज दिस, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल सीरियस यूनिट में कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीरियस यूनिट में ये है। और कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट है, कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। तो अगर उस सिस्टम में हम डेंसिटी पूछेंगे तो उसमें मान लीजिए कि 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, उसका यूनिट डिवाइड बाई 10। अगर उसके यूनिट में हम पुट करेंगे तो डिवाइड बाई 10। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 kg, यूनिट ऑफ मास इज 100 kg। तो अगर उसके यूनिट में एक यूनिट है तो ये किसके बराबर होगा, 100 ग्राम। यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, तो उसके यूनिट में अगर 1 है तो ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम। तो यानी 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम कितना होगा, उसके यूनिट डिवाइड बाई 100। और 1 सेंटीमीटर क्या होगा, उसकी यूनिट डिवाइड बाई 10। और 1 ग्राम कितना होगा, उसकी यूनिट डिवाइड बाई 100। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए मैंने आप लोग को पूछने की जहमत नहीं उठाई। एक बार इस तरह की बात बता दें और फिर इस तरह की बात रिपीट होगी तो पूछेंगे। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 ग्राम की जगह क्या पुट करिए, ग्राम की जगह क्या पुट करिए, 1/100, 1/100। और पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 1/10 क्यूब। बात समझ में आ रही ना, 1/10 क्यूब, ठीक है। तो ये 100 कहाँ गया, इससे कट गया, तो ये 10 बचा, यहां 10 बचा। और ये है 4/1/10, तो 4 × 10 हो गया। ये कितना हो गया, 4 × 10।
तो ये हो गया 40। उस यूनिट में इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहिए तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को भी आप लगा सकते हैं। क्या मैंने बताया था? कि सिस्टम ऑफ डायमेंशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बताए थे ना? बताए थे मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस, न्यूमरल मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस, न्यूमरल वैल्यू चेंजेस। अगर हायर यूनिट लेंगे तो न्यूमरल वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर लोअर यूनिट लेंगे तो न्यूमरल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस अगर किलोमीटर में लेंगे तो करीब 850 किलोमीटर आएगा, करीब 850 किलोमीटर आएगा। और अगर हम किलोमीटर की जगह हम यूनिट मीटर ले लेंगे तो 850 से ज़्यादा न्यूमरल वैल्यू हो जाएगी। बताया था ना कि मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमरल वैल्यू इनटू यूनिट, यही मैग्नीट्यूड होता है, यही मैग्नीट्यूड होता है ना? बोलिए। तो इस यूनिट में मैग्नीट्यूड इतना है, इस यूनिट में सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड इतना है, तो उस यूनिट में मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही पूछा है ना? उस यूनिट में न्यूमरल वैल्यू कितनी होगी? सीजीएस यूनिट में न्यूमरल वैल्यू इतनी है, तो उस यूनिट में जहां पे ये क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया दिया है, उस यूनिट में न्यूमरल वैल्यू कितनी होगी? ठीक है ना? तो हमने आपसे बताया था मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, तो n1u1 बराबर n2u2, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, तो भी यही आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, कुछ भी डाउट हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं इतना धीरे धीरे, इतना इत्मीनान इत्मीनान से चीज़ों को बताता हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जाएगा। पहली बात तो कोई कमज़ोर होता ही नहीं है, लेकिन अगर फिलहाल वो कमज़ोर है अपने पास्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो भी सीख जाएगा और धीरे धीरे वो तेज बन जाएगा। कमज़ोर कोई नहीं होता भाई, पहले से नहीं अच्छे से किया है तो नहीं। अब आप लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और जो थोड़ा तेज स्पीड से पढ़ा है तो वो लोग जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो लोग उस पेस पे आ चुके हैं। उस पेस में आने में आपको 2-3 महीना लगेगा, उसके बाद आप लोग भी आ जाएंगे। बोलो भाई, क्लियर है? स्पष्ट है? क्यों? अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, अ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड दिस ड्रॉप्स बाय इतना परसेंट ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीजेस। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक बल्ब है, वो रेटेड है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 100 वॉट, ठीक है ना? तो इसका वोल्टेज 2.5% ड्रॉप कर गया, ठीक है ना? तो पावर कितना ड्रॉप करेगा? देखो, दो लड़कियां कंसिस्टेंटली बता रही हैं, कंसिस्टेंटली आंसर दे। आप नहीं बता पाएंगे इसका आंसर? तुमसे नहीं लगेगा? वो निमंत्रण भेजा जाएगा तब ट्राई करोगे का? ट्राई करने ही ना बैठे हो, छपवा कार्ड भेजना पड़ेगा कि श्रीमान फलाने, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बताओ बेटा कैसे होगा? बोलो। ट्राई करिए, पहले थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको, ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग इतनी है 220 वोल्ट और 100 वॉट, और उसका वोल्टेज जो है 2.5% ड्रॉप कर जाता है। उसका वोल्टेज क्या होता है? 2.5% ड्रॉप कर जाता है। तो परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज, पावर कितना डिक्रीज करेगा, ये बताइए। ये सबको बताना चाहिए, क्यों 2-4 लोग ही कहेंगे ऐसे? तुम नहीं कर पाओगे तो क्यों नहीं? तो अभी तक तुम पढ़े नहीं थे इसका? सब सारे कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं। देखो, ये एक तरीके का मिसबिहेवियर है और कुछ नहीं। अब तक तुम पढ़े नहीं क्वेश्चन है? बताओ जी कैसे होगा? वो दोनों लड़कियां लगातार जवाब दे रही हैं, और जो जवाब दे रहा है उसी का चयन होगा, सीधी सी बात है। लगातार जवाब देते देते आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। चलो बेटा बताओ, तुम खड़े हो।
हाँ बिल्कुल सही, 100% करेक्ट ना, सिंपल क्वेश्चन था यार, सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ये लड़की बोल रही है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। देखो मैं बताऊं कि जवाब दीजिए, जवाब देने से कई तरह के फायदे होंगे। एक तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, नर्वस ब्रेकडाउन के आप शिकार नहीं होंगे। आगे चल के बड़े बड़े एग्जामों में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको बोलना आएगा अथॉरिटी के सामने, अप्रोप्रिएट बात कहना आएगा, बहुत से फायदे होंगे। और हर जवाब आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और एक्सरसाइज भी होगी, आप खड़े होंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, खाना बढ़िया से डाइजेस्ट भी होगा, ठीक है ना। और क्लास में भी थोड़ा सा किलर बनेगा। तो क्या है, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है, ठीक है बेटा। ये लड़की कह रही है पावर वी स्क्वायर बाई आर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अब इसमें डेल्टा पी बाई पी कितना होगा, 2 डेल्टा वी बाई बी, यही ना है बेटा। और परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज इन पावर पूछा है, हाँ कि हाँ कि परसेंटेज कितना डिक्रीज होगा पावर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों ओर, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, यही पूछा है, इसी की वैल्यू पूछा है। दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, और डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू 2% दिया है, 2.5% दिया है। तो ये कितना हो गया, 5%, 5% आंसर आ गया, और फट से आप मार दिए। ये तो बताना चाहिए था सबको यार, आसान सवाल था। ये सवाल मैं मानता हूं थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल था, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बताया सब थे। इसका भी शुरू में थ्योरी में सब रिकॉर्डेड है, बता चुके हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट आपको बताना चाहिए था। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन करके आपको क्या फीलिंग आ रही है कि जो आप कर रहे हैं उससे बहुत आसान पास्ट ईयर आता है, चाहे आईटी हो चाहे मेडिकल हो, ठीक है ना, उससे बहुत आसान पास्ट ईयर आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर, दिस क्वांटिटी पीस कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द परसेंटेज एरर इन पीस। ये जो सवाल नहीं बता उठा पटक देंगे हम। एक क्वेश्चन जिसने नहीं बताया उसको हम फिर टॉर्चर करेंगे अभी। जो जो लोग इसका आंसर नहीं बता रहे हैं खड़े हो जाएं पहले, अभी एक सवाल बताएंगे तभी बैठने देंगे, खड़े में पहले जो जो इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज आर गिवन, परसेंटेज एरर दिस। थ्योरी पढ़ाते समय भी इस तरह का क्वांटिटी पीस कैलकुलेटेड एज फॉलोज, परसेंटेज एरर इन पीस। तुम खड़े हो जाओ जी, खड़े हो, नहीं बता, ठीक है बिल्कुल सही बताओ, लेकिन खड़े रहो तुम। कहा है कि खड़े तुमको उसकी वजह से हम कर रहे हैं कि तुमसे पूछा गया तुम क्यों नहीं खुद खड़े होकर बताए, क्यों नहीं हाथ उठाए। एक सवाल बताओगे तो हम बैठाएंगे, आंसर सही बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको कितनी बार इस तरह की बातें हम बता चुके हैं। जितना मैं बताऊंगा सुन लीजिए, चाहे आईटी हो चाहे मेडिकल, मैं चैलेंज से कहता हूं उसका सबसेट ही पूछा जाएगा, उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। उतना तो आप करिए, क्लास तो आप करिए, और अपने फोकस को बढ़ा लीजिए। कुछ दिन बाद घर जाके भी आप आधे घंटे रिवाइज करके तैयार कर लेंगे, उतना तो तैयार करिए। एकदम सही बोल रहा है, लेकिन एक सवाल आप बताओगे तभी बैठाएंगे। देखो इधर देखो, पावर क्या है, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, यही ना पावर दिया है। अब परसेंटेज एरर इन पी पूछा है, तो यानी कि डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 पूछा है, यही ना पूछा है। आप जानते हैं इसका रूल हम आपको बता चुके हैं। ये बराबर आपके कितना होगा बताइए, ये बराबर कितना होगा, 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 1 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, यही ना होगा, बोलो बेटा, इंटू 100। अब इसको जब फर्दर लाएंगे तो परसेंटेज क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर इन पी,
परसेंटेज एरर इन पी, ये बराबर हो जाएगा 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया है 1%, तो ये 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2%, बात समझ में आ रही बेटा, प्लस डेल्टा सी बाई सी कितना दिया है 3%, प्लस 3%, और प्लस कितना दिया है ये 4%, 4%। अब इसको ऐड भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, 3 प्लस 4 प्लस 4 3 7, 7 3 10 और 4 14%, ये हो गया परसेंटेज एरर इन पावर। परसेंटेज एरर इन पावर कितना हो गया 14%। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन मार देंगे आपको आंसर नंबर मिल जाएगा, फट से 4 नंबर मिल जाएगा नीट में, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। और हर चैप्टर में ऐसा है, ये मत सोचिए कि शुरुआत के 2-3 चैप्टर में आपको आसान लग रहा है, सवाल लग जा रहे हैं, हर चैप्टर में ऐसा है एकदम। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से सारी बातों को सुना है, उस मॉड्यूल को लगाया है, तो 50 में 49 नहीं मिलने वाला है, 50 में 85 मिलने वाला है। और उस मॉड्यूल को लगाया है तो आईटी में भी वही होने वाला है। लेकिन पहले करिए तो सही। अभी आप लोग को मान लो कोई बात नहीं समझ में आ रही है, आप लोग कह रहे हैं सर उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताएं। अब मोशन इन 1D का तो सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका है, वीडियो में है। आप पहले प्रश्नों को लगाइए तो सही, प्रश्नों को लगाइए, और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम इतनी आसानी से थोड़ी लगेंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है जो बताया गया है, मैनिपुलेशन है ना उसका, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए तो सही पहले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। बताओ भाई, इसको बता लो तो बैठा देंगे, बैठा दो। नहीं बता पाओगे तो फिर 2 सवाल बताओगे तब बैठाएंगे। ये बताओ, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल यूनिट है, तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा? कैसे कैसे किस फंडे से? पहले फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताओ, बोलो। बोलो, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और मास में क्या रिलेशन बनाओगे? कौन बताएगा इसको? बताइए, हाँ उठाइए। और दिमाग कौन बताएगा? कंफर्म नहीं है? फिर भी ट्राई करिए, चलिए बताइए कैसे करिएगा, खड़े होइए। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, ऑनेस्टली आपने बोला बैठ जाइए, इसलिए आप तुम भी बैठ जाओ। देखो इधर देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछते ही तुरंत देखिए, ये सब नहीं कि हमने क्वेश्चन अभी देखेंगे तो करेंगे, तुरंत देखिए, तुरंत दिमाग लगाइए, तुरंत जवाब दीजिए, उसकी हैबिट डालिए, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना बेटा। तो अब फोर्स को, वेलोसिटी और टाइम को, यानी फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को फंडामेंटल यूनिट माना है, तो फिर मास का डायमेंशन पूछा है, F इंटू टी इंटू वी माइनस 1, F इंटू टी इंटू वी माइनस 1। बात समझ में आ गई ना? F इंटू टी इंटू वी माइनस 1, ये ऑप्शन है, गप से मारेंगे टप से 4 नंबर मिल जाएगा। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऑनेस्टली बात किया ना तुमने, आता है या नहीं आता है भाई, आता है या नहीं आता है, नहीं आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ट्राई ना करना बुराई है। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से एफर्ट नहीं मार रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं क्लास में सबसे पहले हम जवाब दें, ये बुराई है। आप प्रयास कर रहे हैं, आपका जवाब गलत आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन गलत आ जा रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं किए हैं, क्या कहते हैं, कॉपी और कलम लेके बैठे हुए हैं चुपचाप,
और सर बताएंगे तभी बताएंगे, तो ये ठीक नहीं ना है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए तुरंत अपना दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे, कहाँ से, कैसे कैसे कैसे, और फिर जब ना लगे तो सर बताएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आया, बोलो भाई, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगली चीज ऐसे, ये क्वेश्चन देखिए, इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, कौन बताएगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको अभी तक देखिए, इधर देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला तो आपका सारी फिजिकल क्वांटिटी से पूछा जाएगा, सारी फिजिकल क्वांटिटी से पूछाएगा, लेकिन सारी फिजिकल क्वांटिटी भी आप जानते भी नहीं हैं, या कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो आप जानते हैं 9th-10th में पढ़े भी हैं, वो आपको मान लीजिए इस समय याद भी नहीं है। तो एक बार आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दे रहे हैं। सरफेस टेंशन बराबर कितना होता है, हाँ देखिए पढ़े हैं आप लोग, था ना, 10th में रहा होगा। अच्छा, मॉड्यूल में दिया है, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ दिया है, तो अब निकाल लीजिए, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम चूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स बाय लेंथ। तो अब आप बताइए फोर्स बाय लेंथ का निकालिए, अगर एनर्जी वेलोसिटी और टाइम ये क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो कैसे निकालेंगे, बोलिए, फोर्स बाय एल का वो निकालिए बोलो बेटा, बोलो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, यही ना है। फोर्स क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे क्या है, लेंथ, नीचे क्या है, लेंथ, बात समझ में आ रही ना। अब देखिए, अब देखिए, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम ये फंडामेंटल यूनिट है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ भी होता है, और दूसरा क्या होता है, वर्क बाय एरिया भी होता है, वर्क बाय एरिया भी होता है सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ भी होता है और वर्क बाय एरिया भी, दोनों सरफेस टेंशन होता है, ठीक है ना। तो किसी भी एक फॉर्मूले से आप निकालने की कोशिश कीजिए, अगर फोर्स बाय लेंथ करेंगी तो मैनिपुलेट करिए, फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन एम वी बाई टी, और बाई लेंथ। तो अब इसमें देखिए, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में अपने आप ही रहेगा। अब मास और लेंथ को आप एनर्जी के टर्म में कैसे कर सकते हैं, मास और लेंथ को एनर्जी के टर्म में कैसे करते हैं, एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क, और वर्क कितना होता है, 1 मिनट, एनर्जी का डायमेंशन वही है जो वर्क का है, वर्क का है ना, बोलो बेटा। तो एनर्जी बराबर वर्क, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, इसी तरीके से एडवांस वाले वो सब क्वेश्चन में मैनिपुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो बताया जा चुका है, तो मैनिपुलेशन तो करते करते आएगा ना, इसमें सिंपल क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन है, और उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन है, बात समझ में आ रही ना। तो एनर्जी क्या है, फोर्स इंटू लेंथ, और फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई, एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम, तो फोर्स को कर दिया मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, रुक जाइए, और ऊपर लेंथ हो गया, ऊपर क्या हो गया, लेंथ, तो एनर्जी क्या है, फोर्स इंटू लेंथ, वर्क का है, और फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन वी बाई टी, ठीक है ना। तो दिस इंटू लेंथ इज इक्वल टू एनर्जी। अब आप देखिए, अब आप एक बार देखिए कि अब कौन कौन सा फंडामेंटल है, एनर्जी, टाइम और वेलोसिटी, तो ये ml का डायमेंशन हो गया, किसका डायमेंशन हो गया, ml का, और यहां हमको m बाई एल ना हटाना है,
तो कैसे हटाएंगे बताइए, m/l कैसे हटाएंगे बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन कितना होगा, वर्क बाई क्या होगा, एरिया, ये सरफेस टेंशन होगा। और वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू लेंथ वर्क होगा, ठीक। फोर्स इंटू लेंथ क्या होगा, नहीं, वर्क का तो सीधे एनर्जी दिया ही है, वर्क का तो सीधे एनर्जी दिया ही है, एनर्जी फंडामेंटल है, ठीक है ना। और एरिया का कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को इसके टर्म में कैसे कैसे आप वो करेंगे जरा बताइए, एल स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अगर ई वी और टी के टर्म में, तो आपका काम बन जाएगा। ई वी और टी के टर्म में एल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करिए, कैसे करेंगे बोलिए, बोलिए मैनिपुलेशन करिए, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, सरफेस टेंशन वर्क बाय एरिया, और वर्क क्या है एनर्जी का, और एरिया क्या है एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, बोलिए, ऐसे कर देंगे, देखिए एल स्क्वायर को ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी बराबर कितना होता है, वेलोसिटी बराबर कितना होता है, एल टी माइनस वन, यही ना वेलोसिटी है, बोलिए। तो एल टी माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा, वी इंटू टी, टी ऐसे चला गया, एल बराबर कितना हो जाएगा, बोलो भाई, वी इंटू टी, टी उधर चला गया, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऊपर ई रहेगा और एल स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा ई वी पे पावर -2 और टी पे पावर -2। और कौन कौन सा फंडामेंटल दिया है, ई वी और टी, यही तीन फंडामेंटल है, फंडामेंटल के टर्म में आ गया, ई वी पावर -2 और टी पावर -2, कौन सा ऑप्शन है, वी पावर -2 टी पावर -2, गप से मारिएगा टप से 4 नंबर आ जाएगा, आ जाएगा ना, बोलिए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताइए, द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, बोलो भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा, अरे वेलोसिटी का ही ना डायमेंशन होगा, एल टी माइनस वन, क्रिटिकल वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी ना है, एल टी माइनस वन ही डायमेंशन होगा। और क्रिटिकल वेलोसिटी जो लिक्विड फ्लो कर रही है ट्यूब में, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा पे पावर एक्स और पी पे पावर वाई, आर पे पावर जेड, वेर ईटा पी एंड आर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। तो आप डेंसिटी ऑफ द लिक्विड तो समझते ही हैं क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का निकालने का मास बाय वॉल्यूम, और रेडियस ऑफ द ट्यूब आपको पता ही है क्या होगा, रेडियस का लेंथ होगा, बोलो भाई। अब आपको बस हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बता दें तो आप आंसर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, बोलो भाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोग पढ़े नहीं है 9th में, तो मैं काम की बात बता दे रहा हूं, काम की बात बता दे रहा हूं। देखिए ये आप अभी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में, विस्कोसिटी चैप्टर में आप बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे, इसके बारे में एकदम रिफ्लेक्स में आ जाएगा। अभी मैं काम भर की बात बता दे रहा हूं जिससे आपका सवाल लग जाए, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, ऐसा है कि अगर दो लिक्विड के लेयर हैं, देखो जिस तरह से फ्रिक्शन होता है सॉलिड वर्ल्ड में, थोड़ी सी बस काम भर का जिससे आपका सवाल लग गया, फ्लूइड विस्कोसिटी चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। विस्कोसिटी आपका एक चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, 7वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, ठीक है ना।
तो अब आप ध्यान से देखिए कि विस्कोसिटी क्या होता है। जिस तरह से फ्रिक्शन होता है नॉर्मल लाइफ में, जिस प्रकार से फ्रिक्शन होता है नॉर्मल लाइफ में, उसी तरीके से लिक्विड की दो लेयर्स के बीच भी फ्रिक्शन होता है। जब लिक्विड की एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर के ऊपर चलती है तो दोनों के बीच एक तरह का घर्षण लगता है, एक तरह का फ्रिक्शन लगता है। यानी लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब ऐसे फिसलती है तो क्या होता है कि इस फिसलने को लिक्विड की दोनों लेयर अपोज करती हैं। जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ में आपका फ्रिक्शन होता है, वैसे ही फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन होता है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो क्या है? विस्कोसिटी। तो अब आप देखिए वहां भी एक विस्कस फोर्स होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक टर्म है। तो ये विस्कस फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, गौर से देखिए। अगर दो लिक्विड एक दूसरे के ऊपर है, दो लिक्विड की डिफरेंट लेयर, जैसे ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है, एक दूसरे के ऊपर मान लीजिए दो लिक्विड की लेयर है और दोनों का ओवरलैपिंग एरिया ए है। अगर मान लीजिए एक लिक्विड का लेयर है, इसके ऊपर एक और लिक्विड की लेयर है और दोनों की ओवरलैपिंग एरिया ए है, तो दोनों लिक्विड के बीच लगने वाला विस्कस फोर्स, मतलब जिस तरह से फ्रिक्शन होता है सॉलिड बॉडीज में, वैसे लिक्विड में क्या होता है? विस्कस फोर्स होता है। ठीक है ना, ये विस्कस फोर्स दोनों की एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, जैसे मान लीजिए ये वन लेयर ऑफ लिक्विड है और इसके ऊपर एक और लेयर ऑफ लिक्विड है, मान लीजिए इस तरीके से है, और इन दोनों लेयर ऑफ लिक्विड में रिलेटिव मोशन हो रहा है। फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है। जब दो सॉलिड सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है तभी तो फ्रिक्शन लगता है। बोलिए भाई, फ्रिक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है? इट इज द फोर्स विच ट्राइज टू अपोज एनी रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो उसको अपोज करने के लिए सॉलिड बॉडीज में फ्रिक्शन लगता है। उसी प्रकार से लिक्विड बॉडीज के जब दो लेयर आपस में स्लाइड करती हैं तो उनके बीच क्या लगता है? लिक्विड फ्रिक्शन, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, विस्कस फोर्स। तो ये फोर्स उन दोनों लेयर ऑफ लिक्विड्स के ओवरलैपिंग एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कितनी एरिया एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉलिड के केस में एरिया पे नहीं होता है, सॉलिड के केस में केवल नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर ये सॉलिड सरफेस है, ये ऐसे रखा है और स्लाइड करिए, अगर मैं ये तो अभी दब जाएगा कुछ, आप वो दीजिए, बोतल दीजिए। जैसे मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर रखा है, ठीक है ना, स्लाइड करिए, तो वही फ्रिक्शन लगेगा। जब उसको ऐसे करके स्लाइड करेंगे तो भी एक ही फ्रिक्शन लगेगा। सॉलिड सरफेस के केस में फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पे। चाहे ऐसे रखे हैं चाहे ऐसे रखे हैं, दोनों केस में नॉर्मल सेम है। ओवरलैपिंग एरिया इस केस में कम है, इस केस में ज्यादा है। बात समझ में आ रही ना? लेकिन नॉर्मल फोर्स दोनों केस में सेम है। तो सॉलिड फ्रिक्शन पर नॉर्मल डिपेंड करता है, नॉर्मल पर डिपेंड करता है। लेकिन लिक्विड फ्रिक्शन जो होता है, दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच जो फ्रिक्शन होता है, वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो ओवरलैपिंग एरिया पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये जो फोर्स है एरिया पे डिपेंड करेगा। और दूसरी किस बात पे डिपेंड करेगा? दोनों लिक्विड के बीच, दोनों माने लिक्विड की सतह के बीच डेल्टा एक्स डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए दोनों के बीच डेल्टा एक्स डिस्टेंस है और दोनों की वेलोसिटी के बीच डेल्टा वी का डिफरेंस है। मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में डेल्टा वी का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही ना? और दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही ना? तो ये विस्कस फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ओवरलैपिंग एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब यही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो विस्कस फोर्स बराबर ईटा ए डीवी बाई डी एक्स आ जाता है। इसी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं और उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो गया? बोलो। तो ये फोर्स बराबर ईटा एरिया डीवी बाई डी एक्स। तो अब इसका अगर हमको डायमेंशन निकालना है ईटा का, तो ईटा का डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन ऑफ ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ लेंथ। बात समझ में आ रही है ना? अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर। एरिया क्या होगी? लेंथ स्क्वायर। और साथ में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी।
तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, एल टी माइनस वन। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, ये एल एल कट जाएगा, कट जाएगा ना बेटा, बोलो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा फोर्स इंटू एल पे पावर माइनस टू इंटू टी पे पावर वन। ये बात समझ में आ गई ना। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन जान गए, कितना आ गया, एफ एल पे पावर माइनस टू टी पे पावर वन, आ गया ना। अब क्वेश्चन पे आइए, अब क्वेश्चन एफ एल पे पावर माइनस टू टी पे पावर वन। तो अब देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा पे पावर एक्स और रो पे पावर वाई, रो क्या है डेंसिटी, और आर पे पावर जेड, आर क्या है, आर क्या है रेडियस। इससे कठिन सवाल नीट में नहीं आएगा डायमेंशन चैप्टर से, ये हाइट है, मतलब अच्छे सवालों में से मान लीजिए इसको, इससे इजी ही आता है आपको, बात समझ में आ रही ना। तो ये भी कोई कठिन नहीं है, ये भी कोई ऐसा कठिन तो है नहीं, है ना। अच्छा अब देखिए ईटा पे पावर एक्स, रो पे पावर वाई, आर पे पावर जेड, ये दिया है ये दिया है। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे, ईटा पे पावर एक्स, रो पे पावर वाई और आर पे पावर जेड, यही ना कह रहा है बेटा, बोलो यही कह रहा है, ईटा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड किस पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द पावर एक्स और डेंसिटी टू द पावर वाई और लेंथ टू द पावर जेड, इस पे डिपेंड है। तो अब इसका डायमेंशन वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस वन, यही ना होगा बेटा, बोलो भाई। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या आया था, अभी क्या आया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या आया था, कहां पे, कहां आया था, ये कहां है, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू ईटा dv बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स इंटू एरिया, यही था। तो ईटा का क्या हो जाएगा, F इंटू एल, एफ क्या है एम एल टी माइनस टू, बात समझ में आ रही है, इंटू एल ऊपर चला गया, और वेलोसिटी क्या है एल टी माइनस वन, इंटू एरिया क्या है एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया था, एम टी पे पावर माइनस वन, ये ऐसे कट गया, एम टी पे पावर माइनस वन, एल पे पावर माइनस वन, यही आया था आपका, एम टी पे पावर माइनस वन और एल पे पावर माइनस वन, ये आया था। तो अब इसको यहां पुट कर दीजिए, एम टी पे पावर माइनस वन और एल पे पावर माइनस वन पे पावर एक्स, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही डेंसिटी होती है ना। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल पे पावर माइनस थ्री, यही आएगा, बोलो भाई, पे पावर वाई। और तीसरा क्या फैक्टर है, रेडियस, रेडियस है, रेडियस का एल आएगा, लेंथ एल पे पावर जेड, ये हो जाएगा। इधर देखो बेटा, ये हो जाएगा। अब अगर ये इक्वेशन सही है तो दोनों साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, यही ना कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में बस आप इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा एम पे पावर एक्स प्लस वाई, एम पे पावर एक्स प्लस वाई, और फिर टी पे पावर कितना आ जाएगा, टी पे पावर माइनस एक्स, टी पे पावर माइनस एक्स, क्योंकि टी कहीं और है नहीं, कहीं और है, बोलो भाई, टी पे पावर माइनस एक्स, कहीं और है नहीं टी, और फिर एल पे पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस जेड, ये आ गया, ये आपका इस साइड का डायमेंशन आ गया, बात समझ में आ गई। और अगर ये इक्वेशन सही है तो दोनों साइड का डायमेंशन बराबर है, दोनों साइड का डायमेंशन बराबर है, तो यहां पे क्या था, एल टी माइनस वन यानी एम पे पावर जीरो, एम पे पावर जीरो, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये पहला इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है, इससे कठिन सवाल नहीं आएगा, इससे आसान ही पूछता है, लेकिन ऐसा भी आएगा तो ये भी कौन बहुत कठिन है, ये भी कौन बहुत कठिन है। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी 2 चैप्टर हुआ है, सुनो 2 टॉपिक हुआ है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, मतलब यही रिकॉर्डेड है वो बात, जितना मैं बताऊंगा उसके अंदर ही आपका किसी भी साल नीट का 50 सवाल आएगा, 49 की बात नहीं कर रहा हूं, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो उतना अच्छे से करिए, रिवाइज करिए, और ये मन में बनाइए ही मत कि आप खराब करेंगे, आप सोचिए आप बेस्ट करेंगे।
और सारा एग्जाम दीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना। बस, लेकिन इतनी बात तो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बोलो भाई। हाँ, कंटेंट आपको एकदम सफिशिएंट और एरर फ्री। एरर फ्री, मान लीजिए 0.1% क्वेश्चन हमको नहीं तुरंत लगे तो हम यहाँ बोलेंगे भी नहीं, यहाँ एरर नहीं होगा, एरर फ्री और प्लस मोर देन सफिशिएंट। तो अब क्या चाहिए, इतना करिए, बस इतना करिए आप। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ पे इसको देखो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्या गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, t पे पावर माइनस एक्स है और t पे पावर माइनस 1 है। तो यानी सीधी सी बात, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स माइनस 3y और प्लस जेड इज इक्वल टू -1, यही ना है बेटा, बोलो बेटा। तो अगर x बराबर 1 है, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो यानी y -1 आ गया और x 1 आ गया। अब यहां पुट कर दो, तो x1 तो यानी -1 और -3 इंटू वाई -1 आ गया, -1 आ गया, प्लस z इज इक्वल टू -1। तो -1 कट गया ना। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू -3। अब x y z की जो वैल्यू ऐसे दिया हो वो ऑप्शन खप से मार दीजिए, x माइनस है, दो ही चीज दिया है, तीसरा दिया ही नहीं है। तो एक मिनट रुक जाइए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, फंडा तो यही है, फंडा इसके अलावा है ही नहीं। तो अब ये देखिए, -x माइनस 3y प्लस जेड, -x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, यही ना आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू -3 आ रही है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो एक मिनट सुनिए, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 101% क्लियर है, फिर से एक बार कैलकुलेशन किया जाए या छोड़ दिया जाए, आप घर पे ट्राई करिए। सीधी सी बात है, आप सबके डायमेंशन पुट करिए, इक्वेट करिए और सॉल्व करिए, यही फंडा है आपका। आ जाएगा, फिर से करेंगे 10 मिनट टाइम ले लेगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। मान लीजिए एक चीज नहीं आया तो एक बार फिर से, फंडा यही है, 101% क्लियर है, फिर से आप वैल्यू पुट करके आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए अभी कितना क्वेश्चन इसमें है। ए भाई, इसको आज खत्म कर दीजिए, ये क्या, अच्छा यहां तक, कम से कम यहां तक कर दीजिए, एनालिटिकल कल करा देंगे। बात समझ में आ रही ना, कहां पर है, जल्दी जल्दी कर, थोड़ा तेज कर। अब मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, एक आध क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दूंगा कि आप करिए, आप समझ के हमको बता दीजिए और फिर घर पे कर लीजिएगा, समझ के बता दिए फिर घर पे कर लीजिए। बात समझ में आ रही ना। और कल से हम लोग जब आएंगे, बेटा, तो एनालिटिकल पे आएंगे, और कल थोड़ा सा आप लोग फुल एनर्जी से आइएगा, एनालिटिकल का कल पूरा खत्म कर देंगे। एक बार सवाल ट्राई करके आइएगा, अरे ठीक है, एक बार आप ट्राई करके आइएगा, ट्राई करके नहीं आ सकती हैं? हाँ, तो एकदम ट्राई करके आइए कल, और कल हम लोग उसको खत्म कर देंगे। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, और न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया है, ये तीनों तीन कांस्टेंट हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ, बताइए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका जो डायमेंशन है लेंथ के बराबर है, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर है। तो आप जानते हैं E बराबर hc बाई लेमडा, ये होता है ना, ये होता है, बोलो बेटा, E बराबर hc बाई लेमडा, और दिस इंप्लाइज दैट E बराबर hc का क्या होता है, LT माइनस वन, जल्दी देखो भाई, LT माइनस वन, और लेमडा का L होता है, लेमडा भी लेंथ है ना, वेवलेंथ लेंथ ना है, तो ये कट गया। तो इसका मतलब एनर्जी इंटू टी बाई
एनर्जी इंटू टी का डायमेंशन जो है, एनर्जी इंटू टी का डायमेंशन एच का डायमेंशन है। बात समझ में आई? एच का डायमेंशन क्या है? एनर्जी इंटू टी, और एनर्जी क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एच का डायमेंशन कितना हो जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये 1 है ही, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? बोलो भाई। अच्छा, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1। स्पीड है ना, है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ही है ना? बोलो भाई, बढ़िया से आ रहा है ना समझ में? हाँ, एकदम धीरे स्पीड कर दिया, 100% आएगा तभी, नहीं तो फिर रुक जाएंगे हम। हाँ, हमको अपनी जानकारी नहीं दिखानी है, हमको ये देखना है कि आप कितना बढ़िया करते हैं, और 100% मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ बच्चा उसमें पढ़ लेता तो अच्छी बात है ना, और पढ़ने वाला तो इससे पढ़ ले रहा है, जो नहीं पढ़ने वाला वो कैसे पढ़ेगा? ठीक है ना? तो अब C क्या है? एल टी माइनस 1। बात समझ में आई? अब देखो क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो 100% है 12th में, है कि नहीं है? बोलो। तो G का डायमेंशन क्या है? G का डायमेंशन क्या है बताओ? फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई मास स्क्वायर। ठीक है ना? तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर क्या है? फोर्स क्या होगा? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और इंटू आर स्क्वायर यानी एम एल क्यूब टी माइनस टू, ये हो गया। ठीक है? और मास का हो गया m, तो m माइनस टू, ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G का डायमेंशन। अब देख लो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये मिला लो, ये वैल्यू पुट कर लो, बोलो इसमें कौन सा सही है, बताओ कैसे निकालोगे? इसमें से कौन सा सही है? इनमें से देखो कौन सा मैच करता है। देखो कौन सा मैच करता है, ये वाला ट्राई करो एक बार तो, अंडर रूट एच जी बाई सी पे पावर 5/2 ट्राई करो। तो अंडर रूट एच जी कितना होगा? बोलो पहले, एच जी का डायमेंशन कितना होगा? एम एल, एम स्क्वायर एल पे पावर 5, एल पे पावर 5, और टी पे पावर -3, और एम पे पावर -2, ये होगा ना? ये होगा इसका डायमेंशन, क्या कहते हैं, एच जी का। अब इसमें रूट करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा ये, और ये 1 आ जाएगा। तो जब रूट लोगे इसका, अंडर रूट एच जी लोगे, तो एम एल पे पावर 5/2, और टी पे पावर -3/2, और एम पे पावर -1, ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब सी क्या होता है? सी क्या होता है? एल टी माइनस 1, सी एल टी -1 होता है। इस पे पावर 5/2 करोगे तो ये आ जाएगा एल पे पावर 5/2, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है ना? कट जाएगा नहीं कट जाएगा? और m ये है, और m माइनस ये है, m पे पावर 1, m पे पावर -1, तो ये कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? बोलो भाई। और t पे पावर -1 पे 5/2 करोगे तो t पे पावर -5/2, और यहां -3/2 आ रहा है, -3/2 आ रहा है। तो अब आप देखिए, अंडर रूट एच जी बाई 3/2 थर्ड आ सकता है, थर्ड ट्राई करिए आ जाएगा। अब जाके टी पे एच जी करिएगा तो -3 आ रहा था, -3 आ रहा था, तो 3/2 करेंगे तो फिर 5/2 वाला नहीं कटेगा, तो फिर 5/2 वाला नहीं कटेगा। चारों करके देख लीजिए, कोई ना कोई एक आ जाएगा। ये थोड़ा सा हम कुछ चीज़ छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर, ये कर लेंगे आप लोग हैं। ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो फिर से सुनिए ध्यान से। प्लैंक्स कांस्टेंट जानती हैं क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, तो एच का डायमेंशन निकालना है, तो एच का डायमेंशन क्या होगा?
ई इंटू लेमडा बाई सी, भाई ई बराबर एच सी बाई लेमडा, तो एच का डायमेंशन क्या होगा, ई इंटू लेमडा बाई सी, तो एच का डायमेंशन ई इंटू लेमडा बाई सी, तो ये ई इंटू टी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एच का आप डायमेंशन निकालेंगी तो ई क्या होगा, ई वर्क होगा, एनर्जी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है ना, बोलो भाई, तो वेवलेंथ का एल हो गया, और सी का क्या है, एल टी माइनस वन, यही ना है बेटा, तो एल एल कट गया यहां पे, एल एल कट गया, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो हम लोग यहीं पर ये गलत निकाल दिए हैं, ये चीज गलत निकाल दिए, रुकिए मिटा के इसको फिर से करते हैं। अरे कॉन्सेप्ट वही है, ये है इरेजर, चलिए बड़ा साफ हो जाता है एक ही बार में। फिर से देखिए आराम से, एकदम निश्चिंत होकर इस सवाल को देखिए, अंडा वही है, थोड़ा जल्दीबाजी में ये चल रहा है। ये देखो गौर से देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी बराबर कितना होता है, एच सी बाई, शुरू से देखिए लेमडा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हाँ, एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही ना होगा, और लेमडा का क्या हो जाएगा एल, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा ना, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बोलो बेटा। तो ये कट गया, और ये डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर और टी माइनस वन, यहां तक की बात सब लोग समझ गए, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन तक सब लोग समझ गए, बोलो भाई, क्लियर है, एकदम साफ है। अब आप नेक्स्ट चीज देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डायमेंशन c है, तो c कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो जाएगा, यहां तक की बात सब लोग समझ गए, बोलो भाई, एकदम क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, कैपिटल जी का डायमेंशन, तो कैपिटल जी आप जानते हैं, फोर्स बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, तो कैपिटल जी का डायमेंशन जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर, तो फोर्स क्या होता है, फोर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, इंटू एल आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, अपॉन मास स्क्वायर, यही ना होगा जी का डायमेंशन, तो मास स्क्वायर में एक एक ऐसे कट जाएगा, और एक एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा आपका, गौर से देखिए, एम पे पावर माइनस वन एल क्यूब, एम पे पावर माइनस वन एल क्यूब, और टी पे पावर माइनस टू, यही ना आ जाएगा, एम पे पावर माइनस वन एल क्यूब और टी पे पावर माइनस टू, ये आ जाएगा कैपिटल जी का डायमेंशन। अब दाएं बाएं इधर उधर करिए, अब दाएं बाएं उधर उधर कीजिए, तो जी एच का डायमेंशन क्या होगा, जी एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलिए, एल पे पावर फाइव और टी पे पावर माइनस थ्री, जी एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जी एच का डायमेंशन निकालेंगे, जी इंटू एच का डायमेंशन, तो कितना आ जाएगा, जी एच का डायमेंशन कितना हो जाएगा, बोलिए, एम पे पावर जीरो और एल पे पावर फाइव और टी पे पावर माइनस थ्री, ये आ जाएगा, और जी एच के अंडर रूट का डायमेंशन निकालेंगे तो यहां भी रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल पे पावर फाइव बाई टू और टी पे पावर माइनस थ्री बाई टू, ये आ जाएगा ना, बोलिए, बोलिए। अब ये आपका इससे मैच कर जाएगा, एल पे पावर फाइव बाई टू और टी पे पावर माइनस थ्री बाई टू, और यहां नीचे दिया है सी पे पावर फाइव बाई टू, तो एल टी माइनस वन पे पावर फाइव बाई टू, ठीक है। तो अब इसको जब आप फर्दर करेंगे तो एल पे पावर, अरे क्या हो रहा है, एल पे पावर फाइव बाई टू और टी पे पावर माइनस फाइव बाई टू, ये आ रहा है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है,
नहीं मैच कर रहा है ना। तो बाकी आप देखिए, बाकी देखिए कैसे, कौन सा क्या होगा। अच्छा, अब रूट जी एच बाई सी पे पावर 3/2 करते, अगर 3/2 करते तो कितना आता, यहां पे आ जाता 3/2 और यहां पे आता -3/2, तो वो वाला तो मैच कर ही आता, ये वाला मैच नहीं करता। तो ये दो ऑप्शन तो यहीं से हटा दीजिए। अब इसको ट्राई, हाँ सेकंड ट्राई कर लीजिए, सेकंड ट्राई करिए फटाक से। आप लोग कलम, कुछ कलम घुमाएंगे, फंडा सब वही है, सिंपल है। सेकंड वाला ट्राई कीजिए, सेकंड का ट्राई किए, जीसी का, डीसी बाई एच पे पावर 3/2 ट्राई करिए। हाँ ट्राई कीजिए फट से, जल्दी ट्राई करिए, वही सही होगा। ये पूरा अंडर रूट में है, जीसी अपॉन एच पे पावर 3/2, तो जीसी क्या हो जाएगा, रुक जाइए, जीसी हो जाएगा एम पे पावर -1 एल पे पावर 4, रुक जाइए, एम पे पावर -1 एल पे पावर 4 और टी पे पावर -3, ये जीसी हो गया। और एच पे पावर 3/2 करिए। अच्छा रुक, विच 3/2 5/2, एक मिनट सुनिए सुनिए, यही आंसर आपका हो गया, सुन लीजिए। हम लोग गलत, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ, बात समझ में आ रही है। तो इस केस में जब आप आएंगे जीएच पे पावर 3/2, जीएच पे पावर 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, एल टी पे पावर 3/2 करेंगे, तो एल टी पे पावर 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 और टी पावर -3/2, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और जीएच पे पावर अंडर रूट करेंगे तो जीएच के पावर अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, इतना आ गया था, इतना ही आ गया था। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो टी पे पावर -3/2 तो कट जाएगा, और नीचे एल पे पावर 3/2, ऊपर एल पे पावर 5/2, तो एल पे पावर 2/2 आ जाएगा, यानी कि एल पे पावर 1 आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ रही ना है। अरे टिपिकल नहीं है, इजी इजी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट वही है, आसान, समझ में आ गया ये। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, डायमेंशन ऊपर नीचे कैंसिल कर रहे थे, डायमेंशन लेस बना रहे थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि किस कॉम्बिनेशन का डायमेंशन लेंथ के बराबर है। तो ऊपर बाय नीचे बराबर डायमेंशन ऑफ लेंथ, बराबर डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो वो केवल इस केस में आ रहा है, वो केवल इस केस में आ रहा है, ठीक है। बोलो भाई, बताओ। हाँ ठीक है, आगे जाए। अब नेक्स्ट देखो, ये आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बाकी हम कल देखेंगे। देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ दिस, जी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन, ई इज चार्ज। बताओ, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ सी, जी एंड दिस, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ई इज चार्ज। बताओ, बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity of the dimension of length that can be formed of this, बताइए कौन सा होगा। मतलब हमको c से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से, और इससे एक फिजिकल क्वांटिटी बनानी है जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर हो, तो बताइए कौन सा होगा, बताइए, बोलिए। इनमें से किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा, यही पूछ रहा है। ये बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी, जी एंड दिस, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसमें सीधी सी बात पूछ रहा है, इसमें किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है, बस यही पूछ रहा है। तो डायमेंशन निकाल के देख लीजिए, किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है, कैसे करेंगे, बोलिए।
बोलो बेटा, लेंथ के डायमेंशन के बराबर किसका डायमेंशन है? देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 1/4πε0 का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक, तो अब इसमें जरा चेक करो, और जी का डायमेंशन क्या होगा, जी का डायमेंशन कितना होगा, जी का डायमेंशन कितना होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई मास स्क्वायर। ये जी का डायमेंशन होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई मास स्क्वायर। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, जी का डायमेंशन हो जाएगा। और ई क्या है आपका, ई क्या है, बोलिए, ई चार्ज है, तो बताइए कौन सा होगा। अरे क्वेश्चन देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ दिस इज, तो इनमें से किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है, बस वही बात आपसे पूछ रहा है, बताइए। इनमें किसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर है? बोलिए, फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। बताइए, इसमें से, इसमें मास तो केवल आप देख रहे हैं जी में ही है, उसके बाद ना तो सी में मास है और ना तो इसमें मास है, तो मास कैंसिल कैसे होगा, लेंथ कैंसिल होना चाहिए ना, मास कैंसिल होना चाहिए ना। चलिए कल ट्राई करते हैं इसको, टाइम भी हो गया, थकान भी लग रही है ना।